सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 18 जुलाई को। हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2010 में मनाया गया था। नेल्सन मंडेला इनका जन्म दिवस होता है 18 जुलाई 1918 में, इसीलिए 18 जुलाई को ये दिवस हम मनाते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। साउथ अफ्रीका इसे इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला इनको 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस प्राइज, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। 1990 में मिला था। और आप कह सकते हो पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में भारत रत्न मिला था, उनके बाद भारत रत्न पाने वाले ये दूसरे विदेशी नागरिक हैं। और नेल्सन मंडेला से दो करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी विनोद गणात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताओ किसे नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। तो निमहंस नाम के संस्थान को, जो कि एक भारतीय संस्थान है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान में रखना। बाकी चलो इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, जुलाई में कौन कौन से डेज हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और वर्ल्ड पेपर बैग डे। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे और 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में हमने मनाया था। तो ये अभी तक के जुलाई की इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना शुरू की है। तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ नाम से एक योजना शुरू की है। तो क्या होगा इस योजना में? तो इसमें बेरोजगार पुरुष युवाओं को जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके साथ में पैसा भी दिया जाएगा। मतलब अप्रेंटिस के रूप में आप इंडस्ट्रीज में काम करोगे, इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा और साथ में आपको पैसा भी दिया जाएगा। पैसा किस हिसाब से मिलेगा? अगर आप 12वीं पास है तो हर महीने 6,000 रुपये, डिप्लोमा आपके पास है तो 8,000 रुपये मिलेगा और बैचलर डिग्री है तो 10,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू की थी, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। याद है आपको? इसी तरह कुछ और योजनाएं मैं आपको याद दिलाऊं तो एक महतारी वंदना योजना हमने पढ़ी थी, इसको छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल की है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना हमने देखा महाराष्ट्र ने, और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है। तो महिला सम्मान योजना दिल्ली की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। और मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना ये झारखंड की है। तो ये जितनी भी योजना इस शीट में मैंने आपको कराई है, इसमें राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देती है। कोई 1,000 रुपये देती है, कोई 1,250, कोई 1,500 रुपये, इस तरह की ये योजनाएं हैं। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ। तो आंसर होगा अमेरिका में। तो WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ है। और इसमें अगर हम मेन सिंगल में पुरुष एकल में बात करते हैं तो भारतीय जो है शौर्य बावा, इन्होंने यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो फिर पहले कौन थे? पहले कुश कुमार थे, जिन्होंने 2014 में ब्रोंज मेडल जीता था।
अच्छा, यहाँ तो हमने भारतीय हैं इसलिए इनकी बात कर ली। शौर्य बाबा, इन्होंने ब्रोंज जीता है। और इस तरह से आपने ये भी कह दिया कि इस चैंपियनशिप में पदक लाने वाले वो दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन इसमें गोल्ड किसने जीता, यानी कि मेन सिंगल का टाइटल जीता किसने? तो आंसर होगा मोहम्मद जकारिया ने जीता है। वो इजिप्ट के स्क्वैश प्लेयर हैं। वे सबसे कम उम्र के पुरुष चैंपियन भी बन गए हैं। वहीं अगर वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो इसको जीता है अमीना ऑर्फी ने। ये मिस्र की स्क्वैश प्लेयर हैं। लगातार ये इनका तीसरा खिताब है। बाकी वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो WSF मैंने आपको बोला, इसका फुल फॉर्म यही है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है और प्रेसिडेंट है जेना वॉल्ड्रिज। आपको पता है 2028 में जो समर ओलंपिक्स होंगे, कौन से नंबर के होंगे भाई? अभी पेरिस ओलंपिक कौन से नंबर के हैं? 33rd नंबर के हैं। फिर 4 साल बाद जो होंगे, तो 4-4 साल के गैप में होते हैं, तो वो 34th नंबर के समर ओलंपिक्स होंगे। और उसमें स्क्वैश को भी शामिल किया गया है। स्क्वैश के कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, प्लेयर्स हैं, वो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, तो नाम ध्यान में रखना। जैसे कि अनाहत सिंह हो गया, दीपिका पल्लिकल हो गया, हरिंदर पाल संधू हो गया। कई बार इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि प्लेयर का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इनका बताओ संबंध किस खेल से है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2024, इसका इस बार ये नवा एडिशन है। 19 जुलाई को शुरू होगा, जो कि 28 जुलाई 2024 तक चलेगा। कहाँ पे? श्रीलंका के दाम्बुला में, जो रंगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे। इसके सारे मैच यहीं पे होंगे। ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसमें भारतीय महिला टीम की जो कैप्टन है उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। कौन आयोजन कर रहा है? एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। और हेड कौन है? जय शाह, जो कि BCCI के अध्यक्ष भी है। और आपको बता दूं, इस बार तो ये इसका नवा एडिशन है और इस बार इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही है। इसका जो पहला संस्करण था, पहला एडिशन, वो 2004 में हुआ था। श्रीलंका में खेला गया था, उसको भारत ने जीता था, श्रीलंका को हराया था। लास्ट एडिशन जो 8वां संस्करण है वो 2022 में हुआ था बांग्लादेश में, उसको भी भारत ने जीता था, श्रीलंका को हराया था। और सबसे रोमांचकारी बात मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात, तो अभी इसका ये नवा संस्करण हो रहा है। मतलब अभी तक ये 8 बार खेला जा चुका है, नवा तो अब खेलेंगे। तो उन 8 में से 7 बार भारत जीत चुका है। सबसे सफल टीम भारत ही है। 8 में से 7 बार भारत ने जीता। अब वो एक मैच कौन सा था जिसको भारत ने नहीं जीता, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। 2018 का जो 7वां एडिशन हुआ था, उसको बांग्लादेश ने जीता था, भारत को हराया था। इसके अलावा सारे मैच भारत ने जीते थे। और अभी वाला देखते हैं कौन विजेता रहता है। ये आपको 28 तारीख को मैं बता दूंगा। 28 को तो मैच होगा, 29 जुलाई के करंट अफेयर्स में आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको पता है अभी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था, वो भी इसका नवा संस्करण था। वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, जिसको भारत ने ही जीता है, साउथ अफ्रीका को हराया है। और उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे जसप्रीत बुमराह और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे विराट कोहली। और याद रखना, इसी साल अक्टूबर महीने में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है महिलाओं का। वो कहाँ पे होगा? वो बांग्लादेश में होगा। और ये हमने प्रश्न में देखा, नवा महिला क्रिकेट एशिया कप ये कहाँ पे हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशियन पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपा मलिक को। तो भारत के पैरालंपिक खिलाड़ी हैं दीपा मलिक, जिनको अभी एशियन पैरालंपिक कमेटी में साउथ एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो दीपा मलिक है, ये भारतीय पैरालंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है और अब वे पैरा गेम्स में साउथ एशियन देशों का प्रतिनिधित्व करेगी, उनको रिप्रेजेंट करेगी। और इनका संबंध किस खेल से है? देखो, वे शॉटपुट, जेवेलियन थ्रो के साथ साथ तैराकी और मोटर रेसलिंग की पैरा खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 33 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। वे हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था 2012 में, पद्मश्री 2017 में मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्हें 2019 में मिल चुका है।
वैसे वर्तमान में हमारे इंडियन पैरालंपिक कमेटी के हेड कौन है? तो अभी कुछ समय पहले ही बनाए गए थे, देवेंद्र झाझरिया इनका नाम है। इनका संबंध जेवलिन थ्रोवर से है, भाला फेंक से। और इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। इस पद पर आने वाली वो पहली महिला है। तो भारतीय पैरालंपिक संघ के तो देवेंद्र झाझरिया और भारतीय ओलंपिक संघ की पीटी उषा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? तो आंसर होगा यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय ने। तो यूजीसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अगले 5 सालों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए ये अस्मिता परियोजना को शुरू किया। अस्मिता की फुल फॉर्म भी ये देखो, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, यानी कि अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना। मतलब एजुकेशन सिस्टम में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार की एक पहल है। इस परियोजना का लक्ष्य है 5 सालों में 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें तैयार करना। यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना होती है इसकी 1953 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके हेड हैं एम जगदीश कुमार। इसका काम होता है यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना। अभी कुछ समय पहले इसने उत्साह और पीओपी पोर्टल लॉन्च किया था। उससे पहले सीयू चयन पोर्टल भी इसने लॉन्च किया था, आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर वीके पॉल, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वीके सारस्वत। एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष तो वही है जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट सुमन के बेरी ही है। पर यहाँ पे डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद विरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा जो हमारे 4 कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनको पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बाकी और भी कई मंत्री हैं जिन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये सब नाम आपके सामने रहे। पीडीएफ वैसे मैं आपको दूंगा, तो उसमें ये सब कंटेंट एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आ जाएगा रिटर्न फॉर्मेट में, आप उसको वहाँ पे रीड कर सकोगे। कहाँ मिलता है पीडीएफ? अभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। देखो, नीति आयोग की हम बात करते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। ये योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। अध्यक्ष हमने कहा जो भारत के प्रधानमंत्री है वो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। अगर हम बात करें इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, जो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और पहले सीईओ अमिताभ कांत थे। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, अभी इन्होंने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा मॉरिशस में। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये मॉरिशस की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। ये भारत के बाहर खुलने वाला पहला जन औषधि केंद्र है। तो अब यहाँ पर भारत में निर्मित और सस्ती दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ और हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस, जो कि उसकी कैपिटल है, वहां पे मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन किया है। मॉरिशस की बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है। आप मैप में देखो, ये रहा, कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ है। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रशिया और ऑस्ट्रिया गए थे, दोनों देशों की यात्रा पे गए थे। जब रशिया गए तो वहां का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था, उसका नाम याद रखना, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, उस सम्मान का नाम है। वैसे जन औषधि दिवस हम मनाते हैं भारत में कब? 7 मार्च को, ये भी ध्यान में रखना।
और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के बाहर खुलने वाला ये पहला जन औषधि केंद्र, तो याद रखना कहाँ पे खुला, मॉरिशस में खुला है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश में कटारागामा एसाला महोत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका में हर साल कटारागामा एसाला उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव श्रीलंका में कटारागामा के मुख्य मंदिर महादेवला हिंदू युद्ध के देवता स्कंद को समर्पित है। तो सिंपल से याद रखेंगे, कटारागामा एसाला उत्सव या महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, श्रीलंका में। अभी मैं आपको श्रीलंका ले चलता हूँ, ये रहा मैप में श्रीलंका। तो देखो श्रीलंका की जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है वो कोलंबो है। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। यहाँ के जो एक्स प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, इनका नाम न्यूज में था। अभी इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है कॉन्स्पिरेसी, ये इन्होंने लिखी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसको क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। तो ये कम से कम इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखें श्रीलंका से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो आंसर होगा 7%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशिया आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया और उसमें बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% तक रहने का अनुमान है और अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टैटिक की बात करें, स्थापना होती है 1966 में और हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया, 17 जुलाई को। फिर पूछा CSIR की फिर से चीफ कौन बन गई है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, फरीदाबाद में। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया, रॉबर्ट मेत्सोला। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पे किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात। और अमेरिका ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की, तो आंसर होगा जर्मनी। एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ पे लगाया गया, अमेरिका। और अभी चर्चा में रहा नासा के शेपिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, मंगल ग्रह, मार्स। अभी हरेला पर्व कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा साउथ कोरिया। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा CSIR। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।